सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये तो हुआ राजनीतिक पार्टियों का शादी का कार्ड। अब दूल्हा कौन बनेगा, इस पर भी राज्य की जनता को मंथन करना चाहिए। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। अब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन है। जेएमएम ने एक्स पर सवालिया लहजे में पूछा कि बीजेपी में सीएम पद का चेहरा कौन है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन या मधु कोड़ा। हालांकि जेएमएम के कई नेता पहले भी यह सवाल उठाते रहे हैं। अब चुनाव के दौरान यह सवाल बीजेपी को परेशान कर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे हालिया कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं किया है। अलबत्ता राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करने के बाद भी सीएम का नाम तय करने में बीजेपी को कई दिन लग गए थे और 25 से मुख्यमंत्री तय हुए थे। लेकिन झारखंड में यह सवाल इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी प्रदेश में बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पार्टी की अगली कतार में शामिल हैं। पिछले 30 अगस्त को जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को एक बड़ा आदिवासी चेहरा भी मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी बीजेपी की नाव पर ही सवार हैं। वैसे मधु कोड़ा जी अभी सजायाफ्ता होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पार्टी द्वारा पिछले साल उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद झारखंड की राजनीति में उनकी वापसी को लेकर जब तक कयासों का दौर चलता ही रहता है। पूर्ण बहुमत की स्थिति में भाजपा यह दांव खेल सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही केंद्रीय नेताओं की झारखंड में सक्रियता से यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस बार मोदी और शाह ही चुनावी रणनीति की कमान संभाल रहे हैं। इस बार बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 15 साल बाद झारखंड में जनता दल यूनाइटेड इस गठबंधन में शामिल हो रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। इससे जदयू की उम्मीदें जागी है। उधर 2019 में अलग चुनाव लड़ने वाली आजसू पार्टी को भी बीजेपी ने गठबंधन में शामिल कर लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की दावेदारी में है। याद रहे 2014 के चुनाव में बीजेपी और आजसू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में वे लोग अलग लड़े। इस बार गठबंधन में आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा के आने से एनडीए का गठबंधन भी बड़ा हो रहा है। इस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में मुकाबला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33.37% वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर जीत मिली थी और उधर अकेले दम पर 53 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आजसू पार्टी का भी बुरा हाल हुआ और उसने सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर आजसू पार्टी के विधायकों की संख्या 3 हुई थी। 2019 में बीजेपी को आदिवासी इलाकों में मिली करारी हार के कारण सत्ता गंवानी पड़ी थी। झारखंड में आदिवासियों के लिए 28 सीटें रिजर्व है। सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासी सीटों पर जीत हार के आंकड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतना ही नहीं, 17 सामान्य सीटों पर भी आदिवासी प्रभाव डालने की स्थिति में है। 2019 में बीजेपी को इन 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने 25 सीटें जीतकर बीजेपी से सत्ता छीन ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हार ने पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में बीजेपी का वोट शेयर भी 2019 की तुलना में 51.6% से नीचे 44.6% पर आ गया। यही कारण है कि पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार आदिवासी इलाकों में खोई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा सरीखे नेताओं का दमखम भी अभी तौला जाना बाकी है। इधर इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दारोमदार हेमंत सोरेन इस बार भी सीएम पद का चेहरा है।
इसको लेकर सत्तारूढ़ दलों में कोई संशय नहीं है। हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वह झारखंड में जेएमएम के सामने कोई शर्त रखे या मुश्किल खड़ी करे। इंडिया ब्लॉक की तरफ से जेएमएम के साथ कांग्रेस, राजद और भाकपा माले गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी और भाकपा माले को 1-1 सीटें मिली थी। जेएमएम गठबंधन का वोट शेयर 41.91 था। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों में 3 सीटों पर जेएमएम और 2 पर कांग्रेस की जीत के बाद सत्तारूढ़ दलों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच यह टसल बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस के सामने चुनौती दिख रही है कि वह 16 सीटों पर अपनी जीत बरकरार रख सकती है या नहीं। जेएमएम को भी इसका एहसास है। हेमंत सोरेन की नज़रें जेएमएम के गढ़ माने जाने वाले संथाल परगना और कोल्हान में अपना किला बचाने पर है। संथाल परगना में 18 सीटें और कोल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटों पर नजरें हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की 18 सीटों में भाजपा सिर्फ 3 पर जीत हासिल कर पाई थी और कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटों पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। इस बार जेएमएम गैर आदिवासी इलाकों में भी अपना दायरा बढ़ाने की फिराक में है। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन इसके माफिक आदिवासी इलाकों में यदि कुछ सीटों का नुकसान होता है तो गैर आदिवासी सीटों पर जीत से भी वो इसे पाट सकते हैं। 2019 के चुनाव में जेएमएम ने 8 सामान्य सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस हार जीत के समीकरण के बीच फिर से वही सवाल कि भाजपा पर्ची से मुख्यमंत्री तय करेगा या किसी चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजनीतिक नज़रिया कहता है कि भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री चेहरा अभी नहीं बनाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, जैसे बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो या चंपई सोरेन को यदि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है तो जिनका नाम घोषित नहीं होगा उनकी नाराज़गी से राज्य में भाजपा के विरुद्ध ही एंटी इनकम्बेंसी चल पड़ेगी। इसीलिए यदि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन को बहुमत मिलती है तब झारखंड को पर्ची से मुख्यमंत्री मिलेगा। अभी भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान चुनाव से पहले कर दे। झारखंड की जनता को राजनीतिक तौर से किन मुद्दों को हासिल करना है उस पर ध्यान केंद्रित अभी हमें करना चाहिए। जैसे 136 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार का बकाया यदि झारखंड को मिलता है तो कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा सकेगी। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार परिषद ही आदिवासियों की विधानसभा होती है। उसके संचालन के लिए स्पष्ट नियमावली का अभाव है। उसके निमित्त स्पष्ट कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड के आदिवासियों को वोट करना चाहिए। पेशा अधिनियम 1996 के अधीन स्वायत्त शासित जिला परिषद के गठन के संबंध में आवश्यक निर्णय राज्य स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है। उसके निमित्त झारखंड के आदिवासियों को मतदान करने का सोचना चाहिए। झारखंड में जितने भी माइंस हैं उन सभी माइंस को समता जजमेंट के आलोक में आदिवासी सहकारिता समितियों को ही दिए जाने की बात होनी चाहिए। स्थानीय नीति 1932 खतियान के आधार पर को ही लागू करने की सख्त आवश्यकता है। दलित, आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण को 77% तक सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की इस व्यवस्था को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मतदान का प्रयास होना चाहिए। हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि मैया योजना या गोगो दीदी योजना जैसी योजनाओं से दलित, आदिवासी और पिछड़ों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे गौण हो जा रहे हैं। उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। झारखंड की ज़मीन में कितना खनिज दबा हुआ है उस पर झारखंडियों का हक और अधिकार है, लेकिन सरकारें उसे पूंजीपतियों को बेचने के लिए लालायित नज़र आती है। यही कारण से राज्य की सत्ता में आने के बाद वे लोग उन पूंजीपतियों के साथ MOU कर रहे होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों के किसी भी घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा होता है कि चुनाव जीतने के बाद पूंजीपतियों के साथ आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के साथ सौदा किया जाना है। जिन भी राजनीतिक पार्टियों पर झारखंड की जनता को शक है वैसे पार्टियों को अपने इलाकों से भगा देना चाहिए। ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जनता की वोट का डकैत या चोर घोषित किया जाना चाहिए। मैं भी एक्टिविज्म से आदिवासी समाज और संस्कृति के साथ ही जल, जंगल और ज़मीन के पर्सपेक्टिव को देखता हूँ। इसी कारण से आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तब यह देखता हूँ कि कौन पार्टी की विचारधारा आदिवासी हितों को नकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित करती है। जब सामने बड़ा खतरा दिख रहा है तो छोटे मोटे खतरों को मैं अक्सर नज़रअंदाज कर देता हूँ। आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी तर्क वीडियो में
आपके सामने आते हैं उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को खुला समर्थन नहीं होता है, लेकिन किसी एक पार्टी का वैचारिक विरोध किसी दूसरे पार्टी का समर्थन भी तो नहीं होता। देश और राज्य में राजनीतिक पार्टियों के अंधभक्त आज के समय में भरे पड़े हैं। समस्या यहाँ पे है, अंधभक्ति समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। नागरिक बनना बहुत सरल है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमें नागरिक ही नहीं बनने देना चाहती। वे हमें एक वोटर के रूप में देखती है और हमें खुश करने के लिए रोटी के 2-4 टुकड़े डाल देती है और हम खुश हो जाते हैं। एक आदिवासी होने के नाते और आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं को मैं जिस तरह जीता हूँ, उसी के मद्देनज़र मेरी भावना जब उमड़ती है तब प्रकृति को, जल जंगल और ज़मीन को और आदिवासियों को होने वाले नुकसान के अंदेशे में मेरे शब्द कठोर हो जाते हैं। मेरी नज़र में आदिवासी बचेंगे तो ही ये दुनिया बचेगी। जब दुनिया बचेगी तो सरकार भी रहेगी, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देख लीजिए, इस चुनाव में आपको राजनीतिक पार्टी चुनना है या मुख्यमंत्री चुनना है या जल जंगल और ज़मीन की प्राकृतिक विरासत को बचाना है। याद रहे, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।